हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 16 ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे, यानी कि 16 ऑफ मार्च का इम्पॉर्टेंट डे। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल वैक्सीनेशन डे। 16 ऑफ मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेशनल लेवल का है ये, नेशनल वैक्सीनेशन डे है, इंटरनेशनल नहीं है, राइट। तो ये कौन सा है? नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसको हमने कब से मनाना शुरू किया है? 1995 से। 1995 में हमारी जो सरकार थी उसने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था, राइट। कब किया था? 1995 में। 1995 में हमारी गवर्नमेंट ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था पोलियो को खत्म करने के लिए। तो तभी से हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो सेलिब्रेट करना या ऑब्जर्व करना शुरू किया है 16 ऑफ मार्च को। तो इस साल का थीम क्या है नेशनल वैक्सीनेशन डे का? तो थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, राइट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आयुष मिनिस्टर वैद्य राजेश कोटेचा। आयुष मिनिस्टर वैद्य राजेश कोटेचा इन्होंने इनॉग्रेट किया है योगा महोत्सव 2024। वैसे इसको योग महोत्सव बोलते हैं। योग महोत्सव 2024 इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? दिल्ली में। अभी योगा डे आने वाला है या योग डे आने वाला है, 21 ऑफ जून को होता है। तो अब उसका जो 100 का काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। मतलब 100 डेज, फिर 99 डेज, 98 डेज, इस तरह से इसका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। तो उसके लिए ये जो है शुरू किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। तो इंटरनेशनल योग डे कब होता है? 21 ऑफ जून को होता है। इस साल का थीम क्या है? ये जो योग महोत्सव हमने शुरू किया है तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024 हेल्ड इन कटलस एक्सप्रेस। एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024 ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है सेशले में। सेशले क्या है? सेशले इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, राइट। अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है सेशले। यहाँ पे हुई है एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024। इसमें हमारी इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे हुई है? जो जगह है, प्लेस है, उसको हमने याद रखना है। सेशले के अंदर हुई है और इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया है इंडियन नेवी ने? तो 2019 से इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। सेशले में कहाँ पे हुई है? पोर्ट विक्टोरिया में। कब से कब तक थी? 26 ऑफ फेब से लेकर 8 ऑफ मार्च तक थी। डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लेस कहाँ पे हुई थी और इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था और कब से करना शुरू किया था? 2019 से, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज अडू अटॉल्स। अडू अटॉल्स कहाँ पे है? अडू अटॉल्स जैसे वो कोरल के जो बने होते हैं उनको बोलते हैं अडू अटॉल्स। तो अडू अटॉल्स कहाँ पे है? द ग्रेट बैरियर रीफ हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में है, तो वैसे ही अडू अटॉल्स है। अडू अटॉल्स कहाँ पे है? तो अडू अटॉल्स है मालदीव्स में। अब ये न्यूज में थे अडू अटॉल्स। न्यूज में क्यों थे? क्योंकि मालदीव से हम अपनी फोर्सेस को, हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस मालदीव के अंदर थी, हमने उनको विड्रॉ करना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि जो मालदीव के अब नए प्रेसिडेंट बने हैं वो क्या है? वो एंटी इंडिया है, इंडिया वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि 21 ऑफ मई से पहले पहले आप अपनी मिलिट्री फोर्सेस को विड्रॉ कर लो। तो हमने पहले ही मिलिट्री फोर्सेस को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। तो अब ये जो मिलिट्री फोर्सेस हम मालदीव से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं हम? मालदीव का जो साउथ पार्ट है, जो सदर्न मालदीव है, वहां पे अडू अटॉल से हम अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर रहे हैं। इसीलिए अडू अटॉल न्यूज में है और एग्जाम में पूछने के चांसेस भी इसके काफी ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लेड डाउन।
पहला सेमी, अब देखो 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन अभी रिसेंटली रखा गया है, तो उसमें से जो फर्स्ट वाला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वैसे तीनों का आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन स्टोन हमने कहाँ पे रखा है, तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, हमने नहीं रखा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखा है। तो कहाँ पे रखा है इसका जो फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन स्टोन, तो गुजरात के अंदर रखा गया है, राइट। फर्स्ट वाले का भी गुजरात के अंदर है, सेकंड वाले का भी गुजरात के अंदर है, और थर्ड वाला जो है वो है असम में, राइट। तो तीनों का एक बार देख लेते हैं कौन से हैं ये 3 प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी के। तो फर्स्ट है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात का। सेकंड है ओसैट फैसिलिटी, ओसैट क्या है, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन सनद इन गुजरात। थर्ड है ओसैट फैसिलिटी इन मोरेगांव, मोरेगांव कहाँ पे है, असम के अंदर, ओसैट फैसिलिटी इन मोरेगांव असम, राइट। तो ये 3 है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जिनका फाउंडेशन स्टोन रिसेंटली रखा गया है। नेक्स्ट वेयर इज पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये असम के अंदर है। असम में जो हमने मोरेगांव पढ़ा था ना, मोरेगांव में है पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम के अंदर कहाँ पे है, मोरेगांव के अंदर है। ये जो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है, मिनी काजीरंगा, राइट। पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है। रीजन क्या है, अब रिसेंटली न्यूज क्या थी पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग, न्यूज थी कि जो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डी नोटिफाई करने की बात हो रही है। जो असम की गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है कि जो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको डी नोटिफाई किया जाए। पहले इसको सेंचुरी बनाया गया था, नोटिफाई किया गया था 1998 के अंदर। पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, असम के अंदर, लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ ये है पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोरेगांव में, राइट। तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ में पड़ती है ये पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये पबितोरा है। अब पबितोरा को मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। रीजन बीइंग कि ये जो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहाँ पे 1 हॉर्न्ड राइनो रहते हैं, 1 हॉर्न्ड राइनो की पॉपुलेशन है, राइनोसेरस की, राइट। तो अब हुआ क्या है कि जब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, यहाँ के जो लोकल थे, तो उनको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया। अब देखो जो लोकल होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, तो वो यूजुअली कहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं, जो वहाँ पे फॉरेस्ट है उन्हीं पे तो डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाती है जब किसी जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं या नेशनल पार्क बना देते हैं, तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी तो उनपे भी वो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, वो उस एरिया में नहीं जा सकते, तो बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती है जो उनपे लगा दी जाती है। तो अब इन्होंने बोला है कि ये जो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको डी नोटिफाई किया जाए, जो असम वाले हैं ये बोल रहे हैं, असम गवर्नमेंट का ये है। तो अब इसको डी नोटिफाई करने की बात हो रही है, लेकिन फिर साथ ही साथ बात ये आती है कि ये जो 1 हॉर्न्ड राइनो है ये ऑलरेडी वल्नरेबल कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी है इसकी, वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो अब अगर हम इसको डी नोटिफाई कर देंगे तो फिर इसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, तो ये बोल रहे हैं कि हम प्रॉपर इसकी प्रोटेक्शन के लिए अलग से कोई प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको डी नोटिफाई किया जाए। जो 1 हॉर्न्ड राइनोसेरस है ये एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं और दूसरा पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। दूसरा जो सेकंड नंबर पे आते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में है, सेकंड नंबर आ जाती है पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डी नोटिफाई करने का प्रोसीजर क्या होता है, डी नोटिफाई करने के लिए सबसे पहले इनको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उससे रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। उसकी रिकमेंडेशन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ये जो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई करने का जो भी डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है। आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ये किस बेसिस पे रिकमेंडेशन देता है किसी भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डी नोटिफाई करने के लिए,
तो ये अपनी रिकमेंडेशन देता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग ये आगे रिकमेंडेशन दे देता है। इसकी रिकमेंडेशन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है अप्रूवल के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल आ जाता है तो हम इसको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल नहीं आता, वो रिजेक्ट कर देता है, तो उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रह जाएगी, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हैदराबाद डे। तो हैदराबाद डे जो है उसको सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। तो कब ये जो है हैदराबाद डे है सेलिब्रेट किया जाएगा? तो हैदराबाद डे को सेलिब्रेट किया जाएगा 17 सितंबर को। ओके, क्योंकि जो हैदराबाद है उसको निज़ाम रूल से लिबरेट किया गया था 17 सितंबर 1948 में। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उस टाइम पे जो हैदराबाद जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था। दूसरा जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ भी उस टाइम पे इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में इंडिया का पार्ट बना है। और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इंडिया का पार्ट नहीं था। बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो उसके बाद ये इंडिया का पार्ट बना था। अब इसकी जो पूरी स्टोरी है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम हैदराबाद के बारे में देखते हैं कि हैदराबाद कैसे इंडिया का पार्ट बना। तो हैदराबाद को निज़ाम रूल उस टाइम पे 1947 में हैदराबाद पे निज़ाम रूल था। तो उसके बाद हमने ऑपरेशन पोलो शुरू किया, इंडिया वालों ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया था 17 सितंबर 1948 को। फाइनली हमारा जो हैदराबाद था वो निज़ाम रूल से लिबरेट हो गया था। और ये जो ऑपरेशन पोलो था ये शुरू हुआ था 13 सितंबर को। तो अब देखो हैदराबाद लिबरेशन डे जो है शुरू किया गया है 17 सितंबर को। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन पोलो है इसके क्वेश्चन में आने के चांसेस भी बन जाते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस भी बन जाते हैं, राइट। तो हैदराबाद अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, मतलब जिस टाइम पे ये बना था हैदराबाद जो इंडिया का पार्ट बना था उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट बन गया था। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है 1953। 1953 के अंदर जो आंध्र प्रदेश था वो इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर कोई स्टेट अलग बना था तो वो था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। उसके बाद 1956 के अंदर जो हैदराबाद था वो आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज हो गया था। 1956 के अंदर जो हैदराबाद था वो आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज हो गया था अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। फिर 1914 के अंदर जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो जाता है। तेलंगाना अलग स्टेट बन जाती है, आंध्र प्रदेश अब अलग स्टेट है, जो करंट सिनेरियो है। तेलंगाना अलग स्टेट है, आंध्र प्रदेश अब अलग स्टेट है, राइट। नेक्स्ट है कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, तो अवार्ड्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है साहित्य अकादमी अवार्ड। अब हमने पढ़ा था कि जो साहित्य उत्सव हुआ था, लास्ट जो हमारी वीडियो थी करंट अफेयर्स की, उसमें हमने देखा था कि साहित्य उत्सव जो था फेस्टिवल हुआ था, उसकी 70th एनिवर्सरी हुई थी। तो ये जो साहित्य उत्सव की 70th एनिवर्सरी थी, यहीं पे ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी साहित्य अकादमी अवार्ड्स की भी, राइट। तो अवार्ड सेरेमनी में किन किन को अवार्ड्स मिले हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनको अवार्ड्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहली है हमारी नीलम सरन गौर। नीलम सरन गौर ये इंग्लिश ऑथर है, तो इनको अवार्ड दिया गया है इनकी बुक के लिए। बुक का नाम क्या है? रिक्वेम इन राग जनकी। रिक्वेम इन राग जनकी इनकी बुक का नाम है। तो ऑथर का नाम क्या है? नीलम सरन गौर। तो बुक एंड ऑथर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनको रिसेंटली साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, तो इसलिए भी दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ऑथर है नीलम सरन गौर, बुक का नाम क्या है? रिक्वेम इन राग जनकी। फिर दूसरे हमारे ऑथर है संजीव, हिंदी नॉवेलिस्ट है ये। तो इनको अवार्ड दिया गया है इनकी बुक के लिए, इनके नॉवल के लिए, जिसका नाम है मुझे पहचानो, राइट। नॉवल का नाम है मुझे पहचानो, संजीव जी की बुक है। संजीव जी कौन है? ये हिंदी नॉवेलिस्ट है।
नेक्स्ट एक दिया गया है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला है मंजुला रामास्वामी को। मंजुला रामास्वामी को मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। फिर एक अवार्ड मिला है इरास्मस प्राइज 2024। इरास्मस प्राइज 2024 हमारे एक इंडियन राइटर को दिया गया है इस साल, नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी को मिला है इरास्मस प्राइज 2024। किसने दिया है? बाय द नेदरलैंड्स बेस्ड प्रीमियम इरास्मियनम फाउंडेशन। इरास्मिनियम फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है इरास्मस प्राइज 2024। अमिताभ घोष जो है इन्होंने क्लाइमेट से रिलेटेड अपनी एक स्टडी दी थी, एक थीम दिया था जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने जो थीम दिया था उसका नाम क्या था? इमेजिनिंग द अनथिंकेबल। इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, अनथिंकेबल चीजों को भी इमेजिन करना है, राइट। तो इसके अलावा अमिताभ घोष जी को पद्मश्री भी मिला था 2007 के अंदर, और इनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था 2018 के अंदर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।